हाँ स्पेशल, वैसे ऑर्डिनरी होता है अगर गवर्नमेंट वगैरह। स्पेशल का मतलब ही है पहले बोर्ड मीटिंग होगी, फिर टाइम डेट वेन्यू फिक्स होगा, फिर जनरल मीटिंग होगी। शेयर होल्डर जब भी आएंगे सबसे पहली पावर बोर्ड के पास ही होती है। बोर्ड ये समझो आपकी मम्मी के लेवल का है। जहाँ पर भी पापा की अप्रूवल चाहिए पहले मम्मी की अप्रूवल लोगे तभी पापा की अप्रूवल मिलेगी। डायरेक्टली पापा तक जाओगे मम्मी पहले ही टोक देंगे कि मना कर देना। जनरल मीटिंग का मतलब ही होता है कि पहले बोर्ड मीटिंग हुई है, टाइम डेट वेन्यू फिक्स हुआ है, तब हमारे शेयर होल्डर आएंगे और वो लोग वोट करेंगे। बोर्ड मीटिंग हमेशा होती है। कि टेस्ट ना लें, आज ही होगा। नहीं, टेस्ट की डेट तुम लोग ने डिसाइड करी थी वेडनेसडे। ये तुम लोग को उस समय बोलना चाहिए था, उस समय सबने बोला था हाँ ठीक है ठीक है। जितना टाइम लोगे ना उतना नहीं पढ़ पाओगे। जितना डिले होता है ना, अब एग्जाम में अगर 2 दिन की छुट्टी मिल जाए तो बच्चा नहीं पढ़ पाता, लगातार पेपर होता है तो पढ़ता रहता है। तो इसलिए 2, उसके बाद नेक्स्ट वीक ये वाला आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट वीक इसका 2, उसके बाद अपनी होली एंजॉय करो। इस चैप्टर में कि पहले वाले में? ये आज हम लोग अभी खत्म कर लें क्योंकि क्लास ऑनलाइन स्टार्ट हो गई है। ये खत्म करने के बाद आप लोग डाउट पूछ लेना। अगर इस चैप्टर का कोई डाउट है तो वो बताओ। अभी पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। मतलब वो वाला नहीं, सब हमें तो वो वाला ज़्यादा इजी लग रहा था चैप्टर, वो तो बिल्कुल बेसिक था। ज़्यादा फॉर्म नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो घर पे फिर आज टेस्ट देने के बाद ये वाला चैप्टर आप लोग प्रिपेयर करना स्टार्ट करना, ताकि नेक्स्ट वीक इसका भी टेस्ट हो जाए, या चाहो तो कंबाइंड टेस्ट हो जाए। कंबाइंड टेस्ट ले ले नेक्स्ट वीक दोनों चैप्टर्स का, कि एक एक चैप्टर का देना है। अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट वीक पर ये वाले चैप्टर का टेस्ट होगा, उसके बाद आप लोग की होली की छुट्टियां होंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीक तुम लोग डेट बता देना। नहीं नहीं, अकेले इस चैप्टर का, उसके बाद ये और वो वाला चैप्टर दोनों का कंबाइंड लेंगे। हाँ, तो एक छोटा चैप्टर हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक में और ख़त्म हो जाए, क्योंकि नेक्स्ट वीक क्लास तो होनी है। देखते हैं कोई चैप्टर ऐसा हो जो 2-3 दिन का हो, वो भी ख़त्म करा देंगे। तो होली के बाद तीनों चैप्टर का आपका इकट्ठा टेस्ट होगा। क्योंकि क्या टेस्ट दे के, क्योंकि एक एक चैप्टर में भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं फ्रेम हो पाएंगे ना, तो इसलिए पहले एक चैप्टर पे 2-2, 3-3 ऐसे ऐसे करके हम लोग बढ़ेंगे। हाँ, कोई छोटा चैप्टर देखेंगे जो 2-3 दिन में ख़त्म हो जाए। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। तो हम लोग ने पढ़ा था कि ये हमारा, अगर इस फंड में पैसा जाता है तो वो पैसा शेयर होल्डर को नहीं दिया जाता। वो एक एक्सेप्शन होता है कि अगर पहले से कोई केस चल रहा था और टाइम होते होते पैसा इस फंड में ट्रांसफ़र हो गया है तो वो अलग बात है, नहीं तो ये हमारे गवर्नमेंट का फंड है, जो कि इसमें नाम ही लिखा है इन्वेस्टर की एजुकेशन के लिए। टाइम टू टाइम वो लोग सेमिनार्स कंडक्ट कराते हैं, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट देते हैं, जो भी इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए वो लोग स्टेप्स लेते हैं, नए रूल रेगुलेशन बनाते हैं, फोरम्स बनाते हैं। इन सब चीज़ों में जो खर्चा जाता है गवर्नमेंट का, वो सारा खर्चा इस फंड से जाता है। एक हम लोग ने तरीका पढ़ा है कि अगर डिविडेंड नहीं दे पाए या आपने क्लेम नहीं किया 7 साल तक, तो वो पैसा यहाँ पे आ जाता है। इसके अलावा भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे और भी किस किस जरिए से पैसा यहाँ पे आता है। बाकी कभी आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा रही है, कभी कुछ है। हम लोग ने पढ़ा था कि अगर 7 दिन के अंदर पैसा अनक्लेम्ड अकाउंट में पैसा नहीं ट्रांसफर करते तो वो 12% इंटरेस्ट के साथ जाता है। शेयर होल्डर को तो उनका डिविडेंड ही मिलेगा, तो वो इंटरेस्ट का पैसा भी यहीं पे जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि पैसा आया कहाँ से। एक मोड हम लोग को पता है, इसके अलावा और कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है और यूटिलाइज हम लोग किस तरीके से इस फंड को कर सकते हैं। सेक्शन याद रखना है, 123 था हमारा डिविडेंड का, 124 था हमारा अनक्लेम्ड का, और 120 की इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड से एक क्वेश्चन आपका आएगा, चाहे केस लॉ आए चाहे जो भी है, कुछ ना कुछ आएगा। 125 उम्मीद तो होती है कि ये इंपॉर्टेंट फंड है, आता है। बाकी इस चैप्टर में 3 ही सेक्शंस हैं, 123, 4 और 5, तो वो तीनों आपको याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा। इंपॉर्टेंट कैटेगरी का चैप्टर, वैसे भी तुम लोग की बुक में बहुत लिमिटेड चैप्टर है, तो छोड़ तो हम लोग वैसे भी नहीं सकते कोई चैप्टर, तो लेकिन आएगा कुछ ना कुछ। तो सेक्शन 125 ऑफ द एक्ट अलॉन्ग विद वेरियस रूल फ्रेम फ्रॉम टाइम टू टाइम इंक्लूडिंग इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। तो ये अथॉरिटी कौन है? हम लोग ने पढ़ा कि सारे काम गवर्नमेंट करता है, ये फंड भी किसका है? गवर्नमेंट। लेकिन गवर्नमेंट खुद तो हर चीज़ मैनेज करता नहीं है। शेयर्स का काम देखने के लिए उसने सेबी को अपॉइंट कर दिया है,
कंपनीज एक्ट को देखने के लिए आरओसी है, लाइसेंस वगैरह के काम के लिए आरडी है। तो ये जो फंड है इसको मैनेज करना, पैसा टाइमली आ रहा है, कहाँ कहाँ पे इसका पैसा हम लोग स्पेंड कर सकते हैं, उसके लिए हमारी अथॉरिटी बनाई गई है, जिसका कोई अलग से नाम नहीं है। ये फंड के नाम के आगे ही उन्होंने अथॉरिटी लिखी है। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में इस पूरे फंड को मैनेज करती है कि पैसा टाइमली फंड में आए, कहाँ पे खर्च करना है, वो सारा चीज़ें हमारी अथॉरिटी देखती है। डील्स विद एजुकेशन, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, तो ये अथॉरिटी इस पूरे फंड को मैनेज करती है। दिस फंड बीइंग एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो फंड है तो गवर्नमेंट का, लेकिन गवर्नमेंट खुद सारे काम करता नहीं है। गवर्नमेंट ने हर काम के लिए अलग अलग लोगों को ऑथराइज किया हुआ है। तो इस फंड को मैनेज करने के लिए उन्होंने इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी को ऑथराइज किया है। तो ये देखती है अथॉरिटी की कौन सा पैसा क्रेडिट होना चाहिए, वो टाइमली पैसा क्रेडिट हो रहा है कि नहीं, इस फंड में जो पैसा आया है वो कहाँ पे यूटिलाइज होना चाहिए, जो यहाँ पे लिखा हुआ है केवल वहीं पे हम लोग इस फंड से पैसा निकाल के यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वो देखते हैं कि पैसा वहीं पे यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं। बाकी हम लोग ने कुछ एक्सेप्शन पढ़े थे जहाँ पे ये पैसा आपको रिफंड हो सकता है, वरना नहीं होगा। तो रिफंड के केस है, रिक्लेम का केस है कि नहीं। बाकी इन्वेस्टर की एजुकेशन के लिए, उनके अवेयरनेस के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए हमारा जो भी खर्चा होता है वो हम लोग इस फंड से पैसा निकालते हैं। तो हमारी ये पूरी अथॉरिटी है जो ये सारी चीज़ें मैनेज करती है, मतलब इस फंड से रिलेटेड सारी चीज़ें मैनेज करती है। तो अब यहाँ पे आता है हमारा कि यहाँ इस फंड में पैसा कहाँ कहाँ से आता है। एक पॉइंट तो हम लोग को पता है कि अगर अनक्लेम्ड या अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा रहता है 7 साल तक आप वहाँ से क्लेम कर सकते हो। 7 साल के बाद वो पैसा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर। तो अभी तक हम लोग को यही पता है पॉइंट। बाकी इन्होंने और बताया है कि इस फंड में पैसा कहाँ कहाँ से क्रेडिट हो सकता है और किस किस जरिए से पैसा यहाँ पे आता है। पहला है अमाउंट गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम डोनेशन देता रहता है, ग्रांट देता रहता है इस फंड में, अपना पैसा ट्रांसफर कर भी गवर्नमेंट को काफ़ी प्रॉफिट होता है। तो वो इस रिजर्व में भी, गवर्नमेंट के लिए तो एक रिजर्व है जो ये टाइम आने पे यूज़ करते हैं। तो गवर्नमेंट यहाँ पे भी पैसा टाइम टू टाइम जमा करता रहता है कि कल को कभी इन्वेस्टर्स के लिए हमें कुछ काम करना है तो हमें कहीं और से फंडिंग ना करवानी पड़े, यहीं से हम पैसा निकाल लें। तो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, या कोई भी दूसरी फंड हो, कोई एनपीओ वगैरह है, वो भी यहाँ पे डोनेशन कर सकती है। उसके अलावा 7 साल तक अगर पैसा अनक्लेम्ड या अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पड़ा रहता है तो 7 साल के बाद यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। अमाउंट इन जनरल रेवेन्यू अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अगर सेविंग अकाउंट में काफ़ी ज़्यादा पैसा हो गया है और वहाँ पे पैसा ज़्यादा खर्च नहीं हो रहा, तो गवर्नमेंट इस फंड में पैसा ट्रांसफर। अगर इस फंड में पैसा कम है, इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए पैसा हम लोग जनरल रिजर्व से नहीं निकाल सकते, हम लोग इसी फंड से निकालेंगे। तो अगर गवर्नमेंट के जनरल रेवेन्यू अकाउंट में पैसा बहुत ज़्यादा अनयूटिलाइज्ड पड़ा हुआ है तो गवर्नमेंट वहाँ से पैसा इस फंड में भी ट्रांसफ़र कर देती है। गवर्नमेंट के पास वैसे भी डेफिसिट ही रहता है, उन्होंने केवल बताया हुआ है कि गवर्नमेंट इस तरीके से पैसा यहाँ पे डाल सकती है। मोस्टली इंडियन गवर्नमेंट के पास तो हमेशा डेफिसिट ही रहता है, वो बाहर से ही पैसा मांगते ही रहते हैं। इसीलिए तो कभी पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, कभी टैक्सेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू ही नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट के पास, उन्होंने ये जरिया दिया है कि गवर्नमेंट अपने जनरल रेवेन्यू अकाउंट से पैसा, अगर हमारे पास 500,000 रुपये अगर होते हैं तो हम लोग बैंक में जमा नहीं कराते, लेकिन अगर हमारे पास 2-3 हज़ार रुपये जमा हो गए तो हम कहते हैं चलो 500,000 अपने खर्चे के लिए रखते हैं, कुछ पैसा हम लोग अपने अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो वही है कि अगर गवर्नमेंट के जनरल रेवेन्यू अकाउंट में पैसा है अनयूटिलाइज्ड तो गवर्नमेंट वो पैसे को भी इस अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, क्योंकि इस अकाउंट से इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन के लिए पैसा नहीं निकल सकता, उसके लिए इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड से ही हम लोग पैसा निकालेंगे। अमाउंट इन आईपीएफ, बाकी ये एक्ट आने से पहले भी ये वाला इस वाले एक्ट में हमारा सेक्शन 125 है, पुराने एक्ट में इसका सेक्शन था 205। जब हमारा एक्ट चेंज हुआ तो हमारी चीज़ें नहीं बंद हो गई, वही कंपनी चल रही है, उसी तरीके से चल रही है, बस पहले आप पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग चल रहे थे, अब आप नए एक्ट के अकॉर्डिंग चलोगे। तो पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आईईपीएफ फंड मेंटेन्ड था तो उसमें जो पैसा पड़ा है वो वहीं पे पड़ा रहेगा और इस एक्ट के आने के बाद भी हम लोग पैसा वहाँ पे डालते रहेंगे। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, अगर यहाँ पे काफ़ी पैसा पड़ा हुआ है और अभी हमें लग रहा है कि इन्वेस्टर्स के एजुकेशन के लिए खर्चा करना नहीं पड़ रहा, तो इस फंड से पैसा हम लोग कहीं इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। पैसा इन्वेस्ट किया, वहाँ से जो रिटर्न आया वो भी हम लोग इसी फंड में डालते रहेंगे। उसके बाद अमाउंट रिसीव थ्रू डिसगॉर्जमेंट और डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी, गवर्नमेंट ने कोई सिक्योरिटी खरीदी है, बेची है, जिससे गवर्नमेंट को प्रॉफिट हुआ है, तो वो पैसा, अगर वो सिक्योरिटी इसी फंड से पैसा निकाल के खरीदी गई है, क्योंकि अगर काफ़ी टाइम तक पैसा हमारे अकाउंट में पड़ा होता है तो हम कहते हैं इतने टाइम तक पड़ा हुआ है, चाहिए भी नहीं,
तो कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं, उससे हमें इनकम ही आने लगी। तो गवर्नमेंट कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकता है, गवर्नमेंट किसी भी तरीके की सिक्योरिटी खरीदने या बेचने का काम कर सकता है, लेकिन अगर इसी फंड से पैसा निकाल के ये काम किया गया है तब उससे जो इनकम आएगी, डिविडेंड आएगा, इंटरेस्ट आएगा, वो भी हम लोग इसी फंड में ट्रांसफर कर देंगे। एप्लीकेशन ऑफ मनी, काफ़ी बार ये होता है कि लोगों ने सिक्योरिटीज़ खरीदी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, और लोगों को किसी रीज़न की वजह से हम लोग सिक्योरिटी नहीं दे पाए, हो सकता है ओवर अलॉटमेंट हो गया या फिर आपकी एप्लीकेशन में डिफेक्ट था, तो लोग क्या करते हैं, अपना पैसा वापस ले जाते हैं। लेकिन अगर लोग अपना पैसा किसी रीज़न की वजह से वापस लेने नहीं आए, 7 साल तक पैसा वहाँ पे पड़ा रहा, तो वो पैसा भी यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। जो एप्लीकेशन मनी में हम लोग ने दिया था बैंक टू शेयर एप्लीकेशन में, तो बैंक के पास अगर कोई पैसा पड़ा हुआ है जो शेयर होल्डर को शेयर्स नहीं दिए गए और शेयर होल्डर ने रिफंड भी नहीं मांगा, तो 7 साल तक अगर पैसा पड़ा रहेगा, 7 साल के बाद वो वाला पैसा भी IEPF फंड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। बाकी गवर्नमेंट की कोई डिपॉजिट्स वगैरह हैं, गवर्नमेंट पैसा डिपॉजिट भी कर सकता है, उससे ब्याज वगैरह खा सकता है। तो अगर गवर्नमेंट, हम लोग ने पढ़ाई है जो हमारे कंपनीज एक्ट में, हमारी कंपनीज भी लोगों से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती हैं। जैसे हम लोग पहले डिवेंचर्स वगैरह इशू करते थे, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट कर सकती है। उनकी लिमिट है आपकी पेड अप कैपिटल का 10% या 25% तक आप डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट करी है और डिपॉजिट के रिडेम्पशन का टाइम आ गया है और लोग 7 साल तक अपना पैसा लेने नहीं आए हैं, तो वहाँ डिपॉजिट से भी पैसा ट्रांसफ़र होकर IEPF फंड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। कंपनी डिवेंचर्स इशू करती है, पैसा चाहिए होता है, तो मैं डिपॉजिट का मतलब होता है जैसे आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो। अब ये जब हमारा नया कंपनीज एक्ट आया है, वहाँ पे हमारे डिपॉजिट्स भी अलाउड है कि आप 25% तक पब्लिक से पैसा डिपॉजिट करवा सकते हो। मतलब हम आपको वोटिंग राइट नहीं देंगे ना, आप हमारे डिपेंड, बस आप पैसा डिपॉजिट करो, उसमें बहुत मिनिमम हम आपको ब्याज देते रहेंगे। हर डिपॉजिट का टाइम पीरियड होता है कि मैं 2 साल के लिए पैसा चाहिए कि 3 साल के लिए। जब डिपॉजिट मैच्योर हो जाती है, मैच्योर मतलब रिडेम्पशन का टाइम आ गया, आप अपना पैसा वापस निकाल सकते हो। जब वो रिडेम्पशन का टाइम आया, 7 साल तक अगर किसी ने पैसा नहीं निकाला, तो 7 साल के बाद वो पैसा IEPF फंड में चला जाएगा। वैसे ही डिबेंचर्स क्या होते हैं, लोन, उसका भी एक टाइम पीरियड होता है, 10 साल का है कि 20 साल का है। टाइम पीरियड ओवर हो गया, लोग अपने डिबेंचर्स रिडीम करवा लेते हैं। रिडेम्पशन के बाद भी अगर 7 साल तक पैसा डिबेंचर्स का पड़ा रहा, तो वो पैसा भी IEPF फंड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। बाकी कुछ भी इंटरेस्ट वगैरह अक्रू हो रहा है इसमें अगर इन्वेस्टमेंट में, सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, वो सारी चीज़ें भी IEPF फंड में ट्रांसफ़र हो जाएंगी। बाकी अगर हमारी कंपनी कुछ भी अपनी चीज़ें सेल करती है, शेयर सेल करती है, अमेलगमेशन या मर्जर के टाइम पे 2 कंपनीज मर्ज हो जाती हैं, तो कुछ शेयर्स हमें बेचने भी पड़ते हैं। अगर हम शेयर्स बेचते हैं तो शेयर होल्डर को पैसा उनका लौटा देते हैं। 7 साल तक अगर किसी भी शेयर होल्डर का पैसा पड़ा रहा, मतलब शेयर्स रिडीम हो गए, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स थे या बोनस शेयर्स थे या राइट शेयर्स थे, अगर 7 साल तक लोगों ने शेयर्स का पैसा डिमांड नहीं करा, तो 7 साल के बाद वो वाला पैसा भी IEPF फंड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यही वाला पॉइंट ऊपर है कि अगर प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो जाते हैं 7 साल तक, अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा नहीं लेते हो रिडेम्पशन के बाद, तो 7 साल के बाद वो पैसा IEPF फंड में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके अलावा भी कोई भी दूसरे अमाउंट्स हैं जो हम लोग ऊपर ये कह रहे हैं, अगर इस अथॉरिटी ने आपके ऊपर कोई पेनल्टी वगैरह लगाई है, कोई इंटरेस्ट वगैरह लगाया है, या फिर बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ शेयर, मतलब आपने इस अकाउंट से, फंड से पैसा निकाल के दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे, वो शेयर से आपको डिविडेंड इनकम आई, वो पैसा आप यहीं पे जा लोगे। बाकी कोई भी शेयर्स हैं जिनका डिविडेंड, ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, डिविडेंड हमें आपको देना है 7 साल तक, अगर आप डिविडेंड क्लेम नहीं करते हो तो वो वाला पैसा यहाँ पे आ जाएगा। बाकी वो कह रहे हैं ऊपर A से लेके N तक सारे अमाउंट जो है 7 साल तक पड़े रहेंगे, उसके बाद इसी फंड में ट्रांसफ़र होंगे। बाकी गवर्नमेंट कभी भी आपको डोनेशन दे सकता है। ये अथॉरिटी की जो अपनी इनकम है, टैक्सेस वो लगाते हैं, पेनल्टीज़ लगाते हैं, ये वाला पैसा कहीं पे वो लगाते हैं, तो ये सारा पैसा आप यहाँ पे लगा सकते हो। ये रिपीटेड उन्होंने दिया हुआ है, ऊपर वाले तक ही पॉइंट्स तक था आपका। तो ये सारे तरीके से पैसा हमारा IEPF फंड में क्रेडिट हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अगर हेडिंग्स नहीं भी याद हो रही हैं तो कोई बात नहीं, आप पॉइंट वाइज लिख दो, ज़रूरी नहीं है कि आप हेडिंग वाइज ही लिखो। आप डायरेक्टली पॉइंट लिख दो कि मैच्योर डिपॉजिट अगर 7 साल तक किसी ने डिमांड नहीं करे ट्रांसफर्ड, मैच्योर डिबेंचर्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो गए, 7 साल तक पैसा पड़ा रहा, डिविडेंड का अमाउंट 7 साल तक पड़ा रहा, इंटरेस्ट का अमाउंट 7 साल तक पड़ा रहा, हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी, उससे इनकम आई, वो हमने यहाँ पे लगा दी। तो आप ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सारी हेडिंग्स याद रहें, आप लेकिन बस पॉइंट याद रखने हैं। आप डायरेक्टली वो पॉइंट 1-1, 2-2 लाइन के पॉइंट लिख सकते हो। हाँ,
बस आपको अपना आंसर एक्सप्लेन करना है। आप एग्जाम में भी फ्लो चार्ट बना सकते हो, जैसे बुक में लिखे हैं हम लोग यहाँ पे। आप बस आपकी बात एग्जामिनर तक पहुँच जाए कि आप कहना क्या चाहते हो, क्योंकि पेपर हमारा लेंदी होता है, तो हम लोग ये चार्ट्स वगैरह बना के जल्दी खत्म हो जाता है आंसर। आप अपनी पूरी बात भी कह पाते हो, आंसर भी जल्दी खत्म हो जाता है। तो वो आपके ऊपर है कि आप कितने अच्छे से अपनी चीज़ को प्रेजेंट। और जो बच्चे चार्ट्स बनाते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं, उनकी प्रेजेंटेशन और अच्छी ही होती है वहाँ पे। हम भी बहुत सारे चार्ट्स और ये सब बनाते थे हमेशा, क्योंकि इससे प्रेजेंटेशन भी आप, क्योंकि जो बच्चे वहाँ पे पेपर देने जा रहे हैं सब पढ़ के जा रहे हैं। जो बच्चा फेल हो रहा है डिपेंड यही करता है कि उसकी प्रेजेंटेशन सही नहीं थी या उसकी बात हम तक पहुंच नहीं पाई, या आंसर बहुत लंबा था या आंसर बहुत छोटा था। बस आपको अपनी बात जो है उस बंदे तक पहुंचानी है। बाकी आप चार्ट के फॉर्म में पहुंचाओ, आप पॉइंट वाइज पहुंचाओ, बस पैराग्राफ लंबे लंबे मत लिखो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है चेक करने के लिए भी, और ज़बरदस्ती का वो आपका आंसर लेंदी कर देता है। कौन से वाले? सारे होंगे भी नहीं लर्न, तभी तो हम कह रहे हैं, पर इतने सारे लर्न होते नहीं है। तुम केवल बादाम खाते हो क्या? इतना सारा तुम्हें याद रहता है, बादाम ही खाते रहते हो। बाप रे, आप अपने हिसाब कहते हो, हम केवल बादाम खाते हैं। चलो, सबका अपना अपना दिमाग है, उसका माइंड शार्प है हम सबसे। जितना याद हो जाए उतना लिखो, गलत सेक्शन मत लिखना। तो तुम लोग थ्रैप्टन भी खाते हो, बिस्किट भी खाते हो? थ्रैप्टन बिस्किट खाओ, उससे भी दिमाग तेज होता है। थ्रैप्टन तो बच्चों से ही खिलाया जाता है, थ्रैप्टन बिस्किट। अब तुम सेरेलैक खाओगे? नहीं, बिस्किट आता है, वो दिमाग तेज करता है। डॉक्टर्स बोलते हैं बूढ़े लोगों को भी थ्रैप्टन बिस्किट खिलाने चाहिए, ये याददाश्त तेज करता है। तुम लोगों ने नाम पे लिए, तो बहुत कॉमन बिस्किट है। गोल से टिन के डब्बे में आते हैं बिस्किट, थोड़े महंगे होते हैं, 400 का डब्बा आता है। हाँ, तो क्या हो गया? ये बिस्किट कितने टाइम से आ रहा है? ये बिस्किट जब मेरा भाई हुआ था तब से मम्मी उसको खिला रही हैं। हम लोग तो खाते हैं, हमें तो इतना अच्छा लगता है, हम तो वैसे खाना एक चाहिए, हम 2-3 खा लेते हैं। तो हमारे हस्बैंड कहते तुम एक ही खाया करो भाई, वैसे भी तुम इतना सिर खाती हो, तुम 2-3 बिस्किट खा लेती हो तो तुम सबका सिर खाली कर देती हो। वैसे वो बिस्किट दिमाग के लिए बहुत तेज होता है, तो बच्चों को तो खिलाना ही चाहिए। बाकी हर एज में खाना चाहिए। तो सेरेलैक कौन खाता है? बचपन में खाते हैं ना। आज हमने अपने बेटे को खिलाया ही नहीं सेरेलैक कभी, ये सब फालतू चीज़ें हमने नहीं खिलाई। थ्रैप्टन की क्या है स्पेलिंग? THREP, थ्रैप्टन, थ्रैप्टन, THREPTIN, थ्रैप्टन। ये हर मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा बिस्किट। ये तो इतना ज़्यादा कॉमन है। ये गोल सा डब्बा आता है टिन का, ग्रीन और येलो, बड़े गंदे टाइप का डब्बा होता है। बिस्किट भी मीठा नहीं होता है, ज़्यादा मीठा नहीं होता, फकफका सा बिस्किट होता है। तो ये तो किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। पर ये रोज का एक बिस्किट खाया करो, दिमाग के लिए बहुत तेज होता है। डॉक्टर्स ये बूढ़े लोगों को भी बहुत प्रिस्क्राइब करते हैं कि माइंड शार्प, और बच्चों को तो खिलाते हैं। नहीं, रोज का एक बिस्किट खाओ, क्योंकि मेरा बेटा खाता है, तो अभी कोई बच्चा है ना, कहता है पूरा पैकेट, उसमें 5-6 पैकेट्स निकलते हैं, हर पैकेट में 11-12 बिस्किट का होता है। तो कहता है मम्मी 2-2, अपने का नहीं, बहुत महंगा, ये एक ही खाओ। ये 2-2 3-3 नहीं, ये एक ही बिस्किट मिलेगा सबको। और वो ज़्यादा नहीं खिलाना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा ही तेज हो जाएगा। बच्चों को एक ही बिस्किट खिलाना चाहिए। तुम लोग 1-2 खा सकते हो, 2 बिस्किट तक खा सकते हो। बहुत ज़्यादा नहीं खाना, ये ना हो कि तुम पूरी पूरी बुक रट के यहीं पे बैठ जाओ कि हम ही पढ़ाएंगे, आप बैठिए।
पर 2 बिस्किट खा सकते हैं, बाकी बच्चों को एक ही डॉक्टर बोलते हैं एक ही खिलाइए, दिमाग के लिए बहुत तेज हो। मेरा भाई जब पैदा हुआ था तब हम लोग को पता चला, हमारे घर के ऊपर आंटी रहती थी, उन्होंने बताया था, और तब से हम लोग उसको खिला रहे हैं। मतलब उसको क्या, तब से हम लोग के घर में वो आ रहा है। उस टाइम पे 70 रुपए का बिस्किट का डब्बा आता था, अब होते होते वो 400 का हो गया। तो 95 में मेरा भाई हुआ था, तब 70-75 का आता था, अब 400 रुपए का हो गया डब्बा। अच्छा होता है खाना, दिमाग, मम्मी पापा को भी खिलाओ, दिमाग के लिए बहुत तेज होता है। मम्मी पापा को खिलाए। क्या किया तुमने, नेल पॉलिश लगा ली क्या? दिखाओ दिखाओ। ये तुम्हें शौक है बढ़ाने का? हम तो बढ़ाते ही नहीं है। नहीं, लड़कियों के जैसे लंबे लंबे से होते हैं, हमें तो वो भी शौक नहीं है। मेरे तो बहुत ही छोटे हैं, हमारा नेल पॉलिश में खर्चा ही नहीं होता बिल्कुल भी, कभी नहीं लगाते। तो ये चुभते नहीं है, और किसी को चुभ जाए और क्या, और किसी को चुभ जाए तो मम्मी डांटती नहीं है? हैं? अच्छा अच्छा, अच्छी फटती तब मम्मी बताती, नई चद्दर फाड़ देते हैं। अच्छा तो तुम काटते क्यों नहीं हो? अरे बाप रे, हमारे तो जरा से भी बड़े हो जाए मैं खुद ही उलझन होने लगती है। बाप रे, ना बच्चे भी, जैसे बच्चे सो रहे हैं तो उनके नाखून काट रहे हैं। चलो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड पढ़ते हैं हम लोग। तो ये पैसा जो है वो यूज कहाँ पे होगा? द फंड शैल बी यूटिलाइज फॉर रिफंड फॉर अनक्लेम्ड डिविडेंड, मैच्योर डिपॉजिट, मैच्योर डिबेंचर, एप्लीकेशन मनी ड्यू फॉर रिफंड एंड इंटरेस्ट। तो वैसे तो हम लोग ने बोला यहाँ पे पैसा आएगा, आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। हाँ, लेकिन अगर पहले से ही आपका केस वगैरह चल रहा था, हम लोग ने पढ़ा था, ये हमारा एक एक्सेप्शन का पॉइंट है, वो केस चलते चलते अगर 7 साल का टाइम ओवर हो गया, 7 साल के बाद तो हम लोग उस अकाउंट में पैसा रख नहीं सकते, तो मैंडेटरी था कि पैसा यहाँ पे ट्रांसफर करना। उसके बाद अगर उस केस का डिसीजन आया है, ऑर्डर आया है, और तब कोर्ट ने बोला कि इनका पैसा लौटाइए, तो आपको लौटाना पड़ेगा। अगर पहले से कोई भी केस वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा था तो यहाँ से आप पैसा नहीं निकलवा सकते, लेकिन अगर पहले से अगर ऐसा कुछ क्लेम का केस चल रहा था तो आप निकाल सकते हो। बाकी इस फंड से पैसा कहाँ पे यूटिलाइज होगा, जो कि इस फंड का नाम है, इन्वेस्टर के लिए एजुकेशन प्रोग्राम लगाना, सेमिनार वगैरह, उनके अवेयरनेस के लिए जो भी खर्चे होंगे वो सारा पैसा हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज। इन्वेस्टर्स के लिए जैसे कोई नया रूल रेगुलेशन आया, आपके लिए कोई पॉलिसी आई, वो आप तक पहुँचाने, तो उन्होंने एजुकेशन एंड अवेयरनेस दोनों ही टर्म, क्योंकि उनके लिए सेमिनार्स यूज, उनके लिए टाइम टू टाइम सेमिनार्स होते हैं, सब कुछ होता है। अब आप लोग जब सीए बनोगे, आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम सेमिनार होंगे, कोई भी नया चीज़ आई, नया प्रोविजन आया, तो वो सारी चीज़ें, तो उसमें वो लोग वेन्यू रखते हैं, फूडिंग होती है, इन सब में जो खर्चा होता है वो इस फंड से ही पैसा निकल के जाता है। एजुकेशन मतलब वो लोग अपने स्पीकर्स वगैरह को बुलाते हैं, हम लोग भी सेमिनार्स होते हैं तो हम लोग भी वहाँ पे काफ़ी बार एज ए स्पीकर जाते हैं, तो हम लोग को भी पेमेंट मिलती है 1 घंटे बोलने की भी, तो स्पीकर को तो पैसा मिलता ही है ना। जो आपको बच्चे सुने ना सुने, हम लोग 1 घंटा बोलते हैं, अपनी पेमेंट लेके आ जाते हैं, क्योंकि ये जो भी ओरिएंटेड, हम लोग तो उस टॉपिक, हम लोग को टॉपिक दिया जाता है कि ये कोई बोलना पड़ता है उसमें, कि हम लोग को आदत है बोलने की, हमें तो बोलने की बहुत आदत है, हम कुछ भी बोल देते हैं, पर वहाँ पे प्रेजेंटेशन वगैरह बना के लेके जानी पड़ती है। पर हम लोग को टॉपिक दिया क्योंकि जैसे नया कोई अमेंडमेंट आया, कुछ आया, तो बच्चों का जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम, सीएस में तो बहुत होते हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स हैं जो भी है, तो 1.5 घंटे के सेक्शन होते हैं। हाँ
तो वो जो बंदा आता है बोलने के लिए उसको तो पेमेंट मिलती है, कि पेमेंट मिलती है। तुम लोग सीए बन जाओ, सीए सीएस में बहुत स्कोप है, इन सब चीज़ों में बहुत पैसा मिलता है। पहली बार हमें भी नहीं पता था पेमेंट मिलती है, फिर जब पता चला हमने कहा अब तो सब में हम तो बोलेंगे ही बोलेंगे, हमें बुला लेना 1.5 घंटा बोलने के लिए। वो डिपेंड करता है ओरिएंटेशन कितना है। तो पैसे लेते हैं, वैसे तो देते हैं पैसा। अच्छा अच्छा, रजिस्टर करवाने के लिए। अच्छा, हम लोग में नहीं लेते पैसे। हम लोग में नहीं लिए जाते हैं पैसे। वही तुम लोग सीए सीएस बन जाओ अगर प्रैक्टिस में आते हो, क्योंकि जॉब वाले लोगों के पास तो टाइम है नहीं कि इंस्टीट्यूट जाओ, ओरिएंटेशन में बोलो, ये करो, तो वो लोग वहाँ पे पैसा काट लेंगे। जॉब वाले छुट्टी नहीं देते हैं। प्रैक्टिस में सैलरी का लिमिट नहीं है। जॉब में ये है कि 70, 80, 90, 1 लाख, 2 लाख। प्रैक्टिस में ये है कि अब आपके ऊपर है, जितना ज़्यादा काम करोगे वो आपके ऊपर है कि आप कितना कमा सकते हो, वो आपके ऊपर है। जैसे हम लोग प्रैक्टिस में जाते हैं, पढ़ा लेते हैं, सेमिनार्स में बोल लेते हैं, जो भी कर सकते हैं, उसके बाद भी हम लोग फ्री रहते हैं। ऐसे कभी हमें जाना है तो हमें अप्लाई नहीं करना कि हमें छुट्टी चाहिए, बस लैपटॉप साथ में लेके जाना है, बस इतना ही तो करना है ना। ये है कि वो आपके ऊपर है कि आप कितना, क्योंकि उसका फिर कोई लिमिट नहीं है। प्रैक्टिस वाले हमेशा ज़्यादा नहीं, हमारा सीए ही फाइल करता है, हमारे ऑफिस में जो है वही फाइल करता है। हाँ, तो इसीलिए पढ़ लो तो स्कोप बहुत है। कुछ लोग कहते हैं ये फालतू के कौन बर्डन ले, जॉब ही ठीक है, पर एक टाइम के बाद हर बंदा जॉब से परेशान हो ही जाता है, क्योंकि बर्डन वो लोग इतना डाल देते हैं कि बंदा जॉब कर नहीं सकता। इंडियन एनवायरनमेंट में क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो बंदा 1, 2, 3 साल करता है एक्सपीरियंस के लिए। जब उसको हर चीज़ में एक्सपीरियंस हो जाता है और जान पहचान हो जाती है, क्योंकि प्रैक्टिस में आप तभी आ सकते हो जब आपकी जान पहचान है, तो बंदा अपने आप ही छोड़ देता है। जो मेरी फ्रेंड थी, जो हमने बताया था 10 साल बाद सीए बनी, उसने जॉब ही करी, अब पुणे में है वो, अब उसने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। 2-3 साल हो गए उसको जॉब में, अब उसने अपनी प्रैक्टिस, क्योंकि उसका हस्बैंड भी सीए है, तो दोनों ने मिलकर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। पर उसमें बहुत लड़ाई है कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, कि इसमें हम लोग में क्या है, उनको हमारा पता नहीं है, हम कहते हैं आपको क्या पता हम क्या कर रहे हैं। उसमें ये है कि सब पता है, तुम फालतू कर रही हो क्या। काफ़ी बार घर का काम करने का मन नहीं है, तुम फिर भी लैपटॉप लेके बैठे रहते हैं, काम तो हो ही रहा है, तुम कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट काम है, हमें डिस्टर्ब मत करो। तो ऐसे उनको पता है कि भैया काम तो कुछ कर नहीं रही है। जैसे हमारे घर कोई मेहमान आ जाते हैं जो नहीं पसंद होते, तो मम्मी सास से कहते हैं हमें बहुत इंपॉर्टेंट काम है, हम अपने कमरे में काम करें, हमको बुलाना नहीं। तो ऐसे पता है कि उनको पता है कि भैया आप घर पे है तो आओ, मेहमान आए, फालतू में बैठो उनके साथ। तो हम कहते हैं बहुत ज़रूरी काम है, तो हम लैपटॉप लेके ही बैठ जाते हैं। जैसे हमारी कोई नंद तो नहीं है, पर कज़न इनकी आ जाती है, बहुत चटती हैं, तो हमें पता है वो आ रही है, हम पहले से ही बहुत पूरे अपने कमरे फैला लेते हैं कि बहुत ज़्यादा मैं काम है, कोई आना नहीं है, मैं डिस्टर्ब नहीं करना। तो उनके लैपटॉप, उनको पता है बिजी रहती है, काम कर रही है, तो एक अपनी इमेज ही अच्छी बन जाती है, ये हमारी भाभी तो बिजी बड़ी है। तो ऐसे ही है कि उनको पता है कि कर तो कुछ रही नहीं है। अगर हस्बैंड भी उसी फील्ड का हो तो उसको भी पता है कि कुछ कर नहीं रही है, फालतू बनाई कर रही है, इसको घर का काम नहीं करना, इसलिए तो पहले तो हम ये बहुत ज़्यादा करते थे कि कुछ नहीं मन है तो अपना चुपचाप बुक्स लेके बैठ जाओ, लैपटॉप लेके बैठ जाओ। फ़ायदे भी हैं अपने, अगर एक ही उसके हो आप लोग, पर नुकसान ज़्यादा है, क्योंकि मेरी फ्रेंड यही कहती है यार एक ही जैसा वो नहीं होना चाहिए, लड़ाइयाँ बड़ी होती हैं, किसी के पास ज़्यादा काम है, उसको लगता है हम अच्छा कर रहे हैं, उसको लगता है हम अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि दोनों को इक्वल नॉलेज है। अब यहाँ पे ये कि उनको पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, हमको पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। अब क्या किया पता नहीं, अब दोनों मिलके प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो बेचारी परेशान ही रहती है कि एक ही प्रोफेशन के नहीं होने चाहिए। बाकी अब
बात की बात है। चलो हम लोग वापस आ जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी डिस्चार्ज अमाउंट अमंग एलिजिबल एंड आइडेंटिफिएबल एप्लीकेंट फॉर शेयर और डिवेंचर्स। बाकी हम लोग ने पढ़ा था कि अगर किसी का एप्लीकेशन का पैसा भी कंपनी में पड़ा हुआ है 7 साल तक, वो भी आपको वापस नहीं मिलेगा। लेकिन वही बात है, अगर पहले से ही कोर्ट में केस वगैरह चल रहा था और कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि इन्होंने उस समय क्लेम नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्या नहीं किया, आप इनको पैसा लौटा दीजिए, तो 7 साल के बाद उनका पैसा वापस कर दिया जाएगा। केस अगर कोई बंदा जीता है तो उसके जो भी लीगल एक्सपेंसेस है, अगर कोर्ट कहता है आप उनको कॉम्पेंसेट करिए, आपकी वजह से उनका नुकसान हुआ है, तो कॉम्पेंसेशन का पैसा इसी फंड से जाता है। बाकी इन्वेस्टर्स के एजुकेशन और रिलेशन प्रोटेक्शन से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं, वेन्यू डिसाइड करना, वहाँ पे फूडिंग है, स्पीकर्स को बुलाना, पैम्फलेट छपवाना, ब्रोचर्स छपवाना, उनको सर्टिफिकेट्स देना, ये सारा खर्चा जो है वो इसी अकाउंट से निकाला जाता है। तो यहाँ पे पैसा वैसे तो 7 साल के बाद जाता है। तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ पर भी, चाहे मेच्योर डिबेंचर्स हो, मेच्योर डिपॉजिट हो, अगर 7 साल तक पैसा यहाँ पे पड़ा रहता है तो 7 साल के बाद वो पैसा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। एप्लीकेशन टू अथॉरिटी, तो जो भी बंदा क्लेम करता है कि हमारा पैसा हमको लौटाइए, कोर्ट में हम केस जीत गए जो भी है, तो इसको मैनेज करने के लिए हमारी IEPF अथॉरिटी है, हम लोग उनको क्लेम करते हैं, वो पूरी चीज़ें देखती है, उसके बाद वो हमारे मनी का हमको पेमेंट कर देती है। तो हमारे IEPF की अथॉरिटी है, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में नया नोटिफिकेशन आया 2006 में, जहाँ पे उन्होंने अथॉरिटी फ्रेम करी थी। पहले इसका काम ROC वगैरह ही देख लेते थे, लेकिन 2016 के बाद अलग से अथॉरिटी बनाई जो इस फंड का पूरा मैनेजमेंट करती है, एडमिनिस्ट्रेशन करती है, सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करती है, कितना पैसा आ रहा है, हम कहाँ पे लगा रहे हैं, कितना ब्याज आ रहा है, हम कहाँ पे खर्चा कर रहे हैं, पूरे अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करती है। इस अथॉरिटी में एक हमारा चेयरमैन होता है और चेयरमैन को मदद करने के लिए 6 दूसरे लोग होते हैं जो मैक्सिमम 7 तक जा सकते हैं। तो एक हमारा सबसे बड़े लेवल का बंदा, द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर शैल बी एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ अथॉरिटी। तो चेयरपर्सन कौन होगा? MCA का सेक्रेटरी इनका चेयरपर्सन होगा। चेयरपर्सन के अलावा 6 से 7 अलग मेंबर्स होंगे जो उनको हेल्प करेंगे, प्लस एक CEO होगा। चेयरमैन कौन होगा? MCA का जो सेक्रेटरी है वो, और हमारा CEO कौन होगा? शैल बी द कन्वर्नर। तो ये आपको याद रखना है इस अथॉरिटी के लिए। वो लोग अलग से नहीं भी पूछेंगे तो आप अलग से पॉइंट में लिख सकते हो कि अथॉरिटी को मैनेज करने के लिए मेंबर्स कौन है। वो मेंबर्स है चेयरपर्सन, 6 से 7 अलग मेंबर और CEO। ये MCA के मेंबर्स ही करते हैं। प्रोविजंस ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट बताता है कि अथॉरिटी में ये तो मेन लोग हैं, इनके अलावा आपको कोई ऑफिसर्स एम्प्लॉय करने हैं, डे टू डे काम करने के लिए एम्प्लॉयज़ चाहिए, स्टाफ चाहिए, आपकी मीटिंग कितने टाइम में होनी चाहिए, अब कब हमें रिपोर्ट करोगे, इनके लिए सारे रूल्स रेगुलेशन हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्रेम करे हैं। ये अथॉरिटी हर चीज़ का अलग अकाउंट मेंटेन करती है, क्योंकि गवर्नमेंट की अथॉरिटी है तो इनके अकाउंट्स की ऑडिट करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, सबका सेपरेट अकाउंट है। अकाउंट्स की ऑडिट करके ये लोग अपनी रिपोर्ट एनुअली साल के एंड में सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल करते हैं। साल के एंड में ये लोग एनुअल रिपोर्ट बनाते हैं, जहाँ पे पूरे साल की एक्टिविटीज़ की पूरी डिटेलिंग बनाते हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है, किसको हमने रिफंड करा है, अगर कोई पेनल्टी आ रही है या हम कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे कितनी इनकम आ रही है, हर चीज़ के बारे में ये लोग यहाँ पे हमको रिपोर्ट करते हैं। ये गवर्नमेंट ऑडिटर होते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वही है ये। उसके बाद आते हैं राइट ऑफ डिविडेंड, राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स टू बी हेल्ड इन अबेंस पेंडिंग रजिस्ट्रेशन और ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अबेंस का मतलब क्या होता है? अलग से रखते हैं। जब तक आपके शेयर्स रजिस्टर नहीं हो जाते हैं, जब तक आपके शेयर्स फुल्ली ट्रांसफर नहीं हो जाते, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा था कि भले ही आपके पास शेयर्स हैं, जब तक आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में नहीं है, आप हमारे लिए हमारे शेयर होल्डर नहीं माने जाओगे। तो अगर कुछ भी डिस्प्यूट है कि ये शेयर्स का डिविडेंड आपको मिलना चाहिए या हमें मिलना चाहिए, तो किसी को नहीं मिलेगा, अलग से रख दिया जाएगा। फिर जब ये क्लेम हमारा फाइनलाइज हो जाएगा तभी हमारे मेंबर जिसका नाम एंड में चढ़ाया जाएगा उसको मिलेगा। अगर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में है,
इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपके पास शेयर्स हैं कि आपने ट्रांसफर कर दिए। अगर आपके पास आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में है तो आपको ही कंपनी डिविडेंड देगी, मीटिंग का नोटिस देगी, बोनस शेयर्स को ऑफर देगी। और अगर कोई डिस्प्यूट है तो डिस्प्यूट जब सॉल्व होगा तब तक के लिए डिविडेंड वगैरह का पैसा अलग से, अबेंस का मतलब सेट असाइड करके हम लोग रखते हैं, किसी को नहीं देते। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 126 इन केस एनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर क्या होता है? ट्रांसफर डीड। अब तो हमारी सारी चीजें डीमैट मोड में हो गई हैं। अगर हमारे पास डीमैट मोड नहीं है तो इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है अग्रीमेंट, ट्रांसफर के अग्रीमेंट को हम लोग कहते हैं ट्रांसफर डीड। has been delivered by shareholder for registration and the transfer of such share have not been registered by the company। मतलब हमने प्रॉपर तरीके से ट्रांसफर डीड बना के कंपनी को दे दी, लेकिन फिर भी कंपनी ने अभी भी उसका नाम काटा नहीं ट्रांसफरर का और हमारा नाम ऐड नहीं किया। हमारी कोई गलती नहीं, हमने तो ट्रांसफर डीड आपको दे दी। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसका नाम हटा के हमारा नाम एंटर करिए। ट्रांसफर द डिविडेंड इन रिलेशन टू सच शेयर्स टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट अनलेस इट इज ऑथराइज्ड बाय रजिस्टर्ड होल्डर ऑफ सच शेयर्स इन राइटिंग टू पे डिविडेंड टू ट्रांसफर इज स्पेसिफाइड इन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। तो अगर वहाँ पे लिखा हुआ है कि भले ही आप रजिस्टर ना करिए, आज के बाद वही बंदा ट्रांसफर ही है, उसी को डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि अब वो बंदा हमारे शेयर्स का ओनर है। और अगर ऐसा कुछ भी दिक्कत है तो वो पैसा अनक्लेम्ड या अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पड़ा रहेगा जब तक ये फाइनल नहीं हो जाता कि किसको एक्चुअली में शेयर्स मिलने हैं, किसका नाम एंटर होना है, तब तक कंपनी किसी को भी डिविडेंड पे नहीं करेगी। इसके अलावा बनवानी पड़ती है, स्टैम्प पेपर में बनती है हमारा एफिडेविट, मतलब जितने का आपके शेयर्स हैं उस वैल्यू के हिसाब से हमारी ट्रांसफर डीड का स्टैम्प पेपर बनता है, उस पर हमें डीड बनानी होती है, वकील का साइन होता है। बाकी हम लोग अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के अलावा बोनस शेयर्स भी देते हैं, राइट शेयर्स भी देते हैं, तो ये सब अलग से पड़े रहेंगे जब तक फाइनलाइजेशन में अगर कुछ भी डाउट है कि शेयर्स आपको मिलने हैं कि हमें मिलने हैं, हम कह रहे हैं कि शेयर्स हमने इनको ट्रांसफर कर दिए, वो कह रहे हैं हमारा नाम एंटर नहीं हुआ, तो कंपनी दोनों में से किसी को भी ना शेयर्स देगी, ना डिविडेंड देगी, ना बोनस शेयर, ना राइट शेयर, जब तक कि ये चीज़ अलग, क्योंकि यहाँ पे वो पैसा कब तक रह सकता है? 7 साल तक। तो 7 साल तक आप लोग क्लेम करिए, फाइनल रजिस्टर्ड होल्डर उसी को कंपनी देगी। बाकी हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा जो डिविडेंड है वो कितने टाइम में पे हो जाना चाहिए? 30 डेज में, नहीं तो पेनल्टी पड़ती है। और हम लोग ने पढ़ा कि अगर हमारी कंपनी डिविडेंड वारंट के थ्रू डिविडेंड देती है, अगर कंपनी ने 30 डेज में डिविडेंड वारंट पोस्ट कर दिया, कंपनी के हिसाब से कंपनी ने आपको डिविडेंड दे दिया है। तो टाइम लिमिट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, वेयर अ कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड इट मस्ट बी पेड और डिविडेंड वारंट मस्ट बी पोस्टेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। पोस्टिंग ऑफ डिविडेंड वारंट विद इन 30 डेज एब्सॉल्व, एब्सॉल्व का मतलब कंपनी को इस चीज से बिल्कुल मुक्त कर देती है फ्रॉम एनी पनिशमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर इट इज रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर विद इन द टाइम। मतलब हमने 30 डेज में डिविडेंड वारंट पोस्ट कर दिया, आपको पहुंचे ना पहुंचे, कंपनी एब्सॉल्व हो जाती है। एब्सॉल्व मतलब कंपनी को मुक्त कर दिया जाता है, अब कंपनी की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। अगर 30 डेज में वो आपको नहीं मिलता, कंपनी के लोगों के ऊपर पेनल्टी नहीं पड़ेगी। The offence is committed only when the company fails to post dividend warrant। लेकिन अगर कंपनी 30 दिन में डिविडेंड वारंट पोस्ट ही नहीं करेगी तब पेनल्टी अट्रैक्ट होगी। लेकिन अगर 30 दिन के अंदर अंदर डिविडेंड वारंट पोस्ट कर दिया, कंपनी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गई। तो कंपनी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गई मतलब कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, पेनल्टी कंपनी के ऊपर नहीं पड़ती है। तो डायरेक्टर वगैरह की जिम्मेदारी थी ना डिविडेंड वारंट पोस्ट करें या डिविडेंड पे करें। तो हम लोग हमेशा लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील वाला प्रिंसिपल देखते हैं। जब भी कोई पेनल्टी लगती है वो कंपनी के अकाउंट से नहीं जाती है, जिन लोगों की ड्यूटी थी वो काम करने की और जिन्होंने वो काम नहीं किया उनके ऊपर पेनल्टी पड़ती है। तो अगर कंपनी 30 डेज में डिविडेंड पे नहीं करती तो जिन जिन डायरेक्टर्स की ड्यूटी थी डिविडेंड पे करने की उनके ऊपर पेनल्टी पड़ती है 1000 रुपये पर डे। 30 दिन के बाद, 30 दिन तक तो आप डिविडेंड पे करोगे, 30 दिन के बाद हर दिन 1000 रुपये की पेनल्टी जब तक डिविडेंड उस बंदे को नहीं मिल जाता, प्लस 2 साल की जेल। ये मैंडेटरी नहीं है, अगर उसके बाद भी आप नहीं पे कर रहे हो डिविडेंड तब हम लोग आपको जेल भी भिजवा सकते हैं। बाकी कंपनी जो है वो सिंपल इंटरेस्ट 18% के साथ, मतलब वो शेयर होल्डर कहता है ये पेनल्टी तो आईईपीएफ फंड में जा रही है ना, हमें थोड़ी मिल रही है, हमें डिविडेंड लेट मिला, हमको 18%, ये मैक्सिमम है। हो सकता है आपके केस लॉ में आए कि शेयर होल्डर कह रहा है कि 20% हमें इंटरेस्ट दो, 20% दो, आप मैक्सिमम 18% इंटरेस्ट के साथ फिर उसको डिविडेंड दोगे 30 दिन के बाद। ये पेनल्टी तो आईईपीएफ फंड में क्रेडिट हो जाएगी, इससे शेयर होल्डर का कोई लेना देना नहीं है।
हमें अगर आप 30 दिन के बाद डिविडेंड दोगे तो जितना डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड हमें 18% इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। ये तो आपको याद करना ही करना है। ये याद होता है ठीक है, नहीं याद होता कोई बात नहीं, लेकिन ये वाला पॉइंट तो हमें याद करना है, क्योंकि केस लॉ में आ सकता है कि कितने % इंटरेस्ट के साथ हम लोग डिविडेंड का अमाउंट पे करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब आता है कि कब कब अगर हमने डिविडेंड 30 दिन में पे नहीं भी किया तो भी हमारे डायरेक्टर्स के ऊपर ये 1000 रुपये की पेनल्टी या 18% इंटरेस्ट देने से हम बच सकते हैं। वो कब है? वेयर द डिविडेंड कुड नॉट बी पेड बाय रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ। मान लो बैंक की स्ट्राइक हो गई, नोटबंदी हो गई, कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया, तो कुछ ऐसा जो हमारे रीजन के बियॉन्ड था। हम तो डिविडेंड देना चाहते ही हैं, पर कुछ ऐसा हो गया कि बैंक ने स्ट्राइक कर दी 15 दिन की, हम कैसे डिविडेंड दे दें, या गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, या कुछ भी ऐसा कि लॉ की वजह से ही हमको डिले हुआ है, नहीं तो हम तो तुरंत आपको डिविडेंड दे देते। Where the shareholder are given direction to the company regarding the payment of dividend and those direction cannot be complied with and the same has been communicated। मतलब आपने जैसे कंपनी नॉर्मली सबको डिविडेंड देती है वैसे अगर हम आपको भी देते तो 30 दिन में आपको मिल जाता। आपने हमें अलग डायरेक्शन दिए थे कि हमें इसी तरीके से डिविडेंड चाहिए। अगर हम लोग कंपनी को कुछ अलग डायरेक्शन देते हैं तो उसका जो एक्स्ट्रा फीस पड़ती है या एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ती है वो भी हमें देनी होती है। तो हम आपके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग डिविडेंड देने आए, लेकिन हम आप तक नहीं पहुंच पाए और ये चीज़ हमने आपको कम्युनिकेट कर दी कि सर उस तरीके से डिविडेंड नहीं मिल पाएगा, क्या हम नॉर्मल चैनल से आपको डिविडेंड पे करें। ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो केस लॉ है उसमें ये है कि आपके डायरेक्शन फॉलो कर रहे थे और हम डिविडेंड नहीं पे कर पाए, लेकिन हमने ये बात आपको बताई भी नहीं, तो वो तो यही मानेगा ना कि आपने कोशिश ही नहीं करी। अगर हम आपको कहीं पे भेजते हैं कि हमारा ये काम कर दो, अगर आपको रास्ता नहीं मिल रहा तो आप हमें बताओ कि मैम हमें रास्ता नहीं मिल रहा, तो हम कहते हैं चलो ठीक है। आपने हमें बताया नहीं, रास्ता नहीं मिला, आप अपने घर चले गए, कल को हम तो यही मानेंगे ना कि आप तो वहाँ पे गए नहीं। हम बोलते ना कि हमें बताते तो हम तुम्हें दूसरा रास्ता बता देते। तो इसीलिए आपने ये बात शेयर होल्डर को कम्युनिकेट कर दी कि सर हम जैसे डिविडेंड देते हैं वैसे तो लोगों तक पहुँच गया है, आपने जो अलग से डायरेक्शन दिया है वो फॉलो नहीं हो पा रहा, और अगर वो फॉलो नहीं हो पा रहा और आपने कम्युनिकेट भी नहीं किया तो आप एग्जेम्प्टेड नहीं हो। अगर आपने कम्युनिकेट कर दिया है तभी आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। बाकी अगर कोई डिस्प्यूट है, वो कह रहे हैं हम शेयर होल्डर हैं, आप कह रहे हो हम शेयर होल्डर हैं, तो कंपनी जो ऊपर है कैप्टन अबेंस वो कहती है भाई पहले जब तक फाइनल नहीं हो जाएगा, ये पैसा अनक्लेम्ड और अनकेप्ड डिविडेंड अकाउंट में पड़ा हुआ है 7 साल तक, ये फाइनल होगा तभी हम आपको शेयर्स देंगे। ये चीज़ आती है, इससे काफ़ी बार हमारा केस लॉ इससे भी फंसता है। अगर कोई कॉल्स आपकी अरियर्स में है, मान लो आपको डिविडेंड मिलना है 8000 का और 6000 की आपकी कॉल्स ड्यू है, जो कंपनी आपको नोटिस भेज रही है, आप नहीं पे कर रहे हो, तो कंपनी डिविडेंड के अमाउंट से कॉल्स आपकी डिडक्ट करके ही आपको डिविडेंड। अगर तो कॉल ड्यू नहीं है, कॉल ड्यू कब होती है? जब कंपनी ने डिमांड करा है। कंपनी ने डिमांड नहीं करा तो जितनी कॉल्स आपने पे करी उस पर आपको डिविडेंड मिल जाएगा। कंपनी आपसे कॉल डिमांड कर रही है, आप पे नहीं कर रहे हो, नहीं पे करते तो इंटरेस्ट के साथ पे करते, आप इंटरेस्ट के साथ भी पे नहीं कर रहे हो, इस बीच डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, कंपनी आपको 2000 ही डिविडेंड पे करेगी, आप पूरे 8000 का डिविडेंड डिमांड नहीं कर सकते हो। तो कंपनी कॉल्स अगर डिमांडेड हैं, कॉल्स इन अरियर का मतलब डिमांड हो चुकी है फिर भी हम पे नहीं कर रहे हैं, तो कंपनी डिविडेंड अगर उस बीच में डिक्लेयर होता है तो कंपनी डिविडेंड के अकाउंट से वो पैसा हटा सकती है। ये क्या हो गया? या फिर कोई भी दूसरा रीजन है, वेयर फॉर एनी अदर रीजन द फेलियर टू पे डिविडेंड और टू पोस्ट विद इन 30 days वॉज नॉट ड्यू टू डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी। कोई भी ऐसा रीज़न अगर वो एक्सप्लेन कर दे कि हमारी कोई भी गलती नहीं है, बैंक्स बंद हैं, गवर्नमेंट के रूल चेंज हुए, या आपने एड्रेस ही अपना नहीं बताया, या आपका एड्रेस चेंज हो गया, अपडेटेड नहीं था, तो कुछ भी ऐसा रीज़न जो हमें दिख रहा है कि कंपनी की कोई भी गलती नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? अब आता है हमारा एक एग्जाम्पल। Mr. Alok holding equity shares of face value of 10 lakh has not paid 8000 toward call money due on shares. Can the dividend amount payable to him be adjusted? तो हम लोग ने ऊपर पढ़ा कि अमाउंट हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, जितना आपको डिविडेंड मिलना है उसमें से हम लोग 80,000 तो पहले इनका माइनस करेंगे और कंपनी के ऊपर कोई भी पेनल्टी अट्रैक्ट नहीं होगी, क्योंकि हम लोग ने क्या पढ़ा, ये एग्जेम्प्टेड कैटेगरी वाला है। अगर तो कॉल्स आपकी ड्यू ना होती
फिर भी कंपनी आपको डिविडेंड नहीं पे करेगी तो कंपनी की गलती है, और कंपनी पेनल्टी भी पे करेगी, तुम्हें भी 18% इंटरेस्ट के साथ डिविडेंड देगी। आपकी कॉल्स जो भी ड्यू हैं, कंपनी डिविडेंड के अमाउंट जो पैसा माइनस करेगी, उसके बाद ही बचा हुआ अमाउंट एज अ डिविडेंड आपको मिलेगा। क्लियर है ये पॉइंट? उसके बाद आता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 127 टू निधि, मतलब डिविडेंड से रिलेटेड निधि कंपनी पे एक चीज बताई गई है। इन केस द डिविडेंड पेबल टू मेंबर इज ₹100 और लेस, मतलब 100 या 100, निधि कंपनी वैसे भी होती है मिडिल क्लास की कंपनी है, ज़्यादा ये खर्चे वगैरह नहीं करना चाहता, पैसा सेव करना चाहती है, लोगों में भी भावना जगाती है पैसा सेव करने की। तो अगर 100 या 100 रुपये से कम का ही डिविडेंड मिलना है आपको, तो कंपनी 100 रुपये के लिए इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करेगी कि हर बंदे को डिविडेंड वारंट पोस्ट करे, इंडिविजुअली बताए कि डिविडेंड ले लो। कंपनी डिविडेंड अनाउंस कर देती है एक लोकल न्यूज़पेपर में कि डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर हो चुका है, आप आइए ले जाइए। बाकी अपने नोटिस बोर्ड में भी वो 3 महीने तक, या अपनी वेबसाइट्स में भी 3 महीने तक पोस्ट कर देंगे कि डिविडेंड हम डिक्लेयर कर चुके हैं, आप लोग आके ले जाइए। अगर 100 रुपये से कम का है तो इंडिविजुअली वो आपको डिविडेंड वारंट पोस्ट नहीं करे। अगर 100 रुपये से ज़्यादा का है तो ही वो डिविडेंड वारंट पोस्ट, क्योंकि उन्होंने बहुत पुराना एक्ट है हमारा, तब से बोला हुआ है बाय चांस 100 रुपये से कम डिविडेंड है तो वो आपके लिए इतनी ज़्यादा सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करेंगे कि सर्विसेज देने में 100 रुपये से ज़्यादा कर, तो वो लोकल न्यूज़पेपर में ही एडवर्टीजमेंट दे देंगे। अब हमारे इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग अपने बुक्स बंद कर दो क्योंकि तुम लोग आंसर देख लोगे। तो देखते हैं, टेस्ट योर नॉलेज करते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग हुई एबीसी बैंकर की 30 मई को, उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर करा 30% का। However, the company was unable to post dividend warrant to Mr. Rajan, an equity shareholder, up to 25th July. तो डिविडेंड वारंट भी 30 दिन के अंदर पोस्ट हो जाना चाहिए। मई में मीटिंग हुई, मतलब 30 जून तक डिविडेंड वारंट पोस्ट हो जाना चाहिए। इनको डिविडेंड वारंट 25 जुलाई तक पोस्ट नहीं हो पाया। Mr. Rajan filed a suit against the company for payment of dividend along with the interest at the rate of 20%। उन्होंने बोला कि कंपनी ने हमें डिविडेंड वारंट पोस्ट नहीं किया, कंपनी ने डिफॉल्ट करा, तो तुम्हें जो पेनल्टी लगानी वो तो तुम लगाओ, हमें जो डिविडेंड मिलेगा हमें 20% इंटरेस्ट के साथ चाहिए। तो आप बताओ कि इस केस में मिस्टर राजन सक्सीड करेंगे कि नहीं? 18% मिलेगा, प्लस कंपनी की गलती है तो कंपनी के जो भी डायरेक्टर्स हैं 1000 पर डे की पेनल्टी और 2 साल की जेल। तो लिखना आपको पूरा है, आप यही नहीं लिखे होगे, पहले आप उसके प्रोविजन लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट डिविडेंड शुड बी पेड विद इन 30 डेज व्हेन डिक्लेयर्ड। और अगर हम लोग डिविडेंड वारंट भी विद इन 30 डेज पोस्ट कर देते हैं तो कंपनी जो है वो अपनी लायबिलिटी से मुक्त हो जाती है, कंपनी के हिसाब से उसने आपको डिविडेंड दे दिया। लेकिन इस केस में कंपनी ने 30 डेज के अंदर डिविडेंड वारंट पोस्ट नहीं किया तो मिस्टर राजन केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन कंपनी लॉ में मैक्सिमम लिमिट जो इंटरेस्ट पे करने की है वो 18% है, तो उनको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मैक्सिमम 18% मिलेगा, 20% नहीं मिलेगा। तो इन्होंने भी पहले पूरे प्रोविजंस बताए हैं, उसके बाद एंड में उन्होंने जवाब दे दिया है कि कंपनीज एक्ट कहता है 18%, ये क्लेम कर रहे हैं 20%, तो ये तो नहीं मिल पाएगा, हम तुम्हें 18% ही इंटरेस्ट दे पाएंगे। अब आता है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ फ्यूचर फैशन लिमिटेड एट इट्स मीटिंग रिकमेंडेड अ डिविडेंड ऑन इट्स पेड अप इक्विटी कैपिटल विच वाज लेटर अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर एट एजीएम। तो हम लोग पढ़ते ही हैं, रिकमेंड करता है बोर्ड, अप्रूव होता है एजीएम में। Thereafter, the director at another meeting of board passed a board resolution for diverting the total dividend to be paid to shareholder for purchase of certain short-term investment in the name of company. As a result, the dividend was paid to shareholder after 45 days. तो क्या बताओ, आप ये बताओ कि ये काम इनका सही है कि नहीं है? डिविडेंड डिक्लेयर हो गया तो आप अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते हो, और डिक्लेयर हो गया तो आपको 30 दिन में पे करना ही पड़ेगा। बोर्ड अपनी मीटिंग में ये नहीं डिसाइड कर सकता कि डिविडेंड का अमाउंट हम 30 डेज नहीं 45 डेज के बाद पे करेंगे। तो ऐसा एक बार अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, आप अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। तो डिविडेंड तो हमें 30 डेज में पे करना ही करना है, तो इसमें भी सेम कॉन्सिक्वेंसेज हैं। डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, 5 दिन के अंदर सेपरेट बैंक अकाउंट में गया, 30 दिन के अंदर अनक्लेम्ड या अनपेड डिविडेंड अकाउंट में गया। अगर नहीं गया तो हम लोग 7 दिन के अंदर ट्रांसफर करना है, 7 दिन के अंदर नहीं करेंगे तो 12% इंटरेस्ट के साथ करेंगे। तो ये वाली पेनल्टी तो आप लोग याद कर ही लो कि 2 साल की जेल और 1000 पर डे, क्योंकि ये बार बार जो प्रोविजंस है उसमें कॉन्सिक्वेंसेज में पेनल्टी आ ही रही है। उसके बाद
थर्ड क्वेश्चन है रेफरिंग टू प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एबीसी ट्रैक्टर लिमिटेड प्रपोजेस टू डिक्लेयर डिविडेंड एट द रेट ऑफ 20% डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। तो ये भी प्रॉफिटेड है क्योंकि हम लोग ने पढ़ा था कोई भी आपके डिबेंचर्स मैच्योर हो चुके हैं, उनका डिविडेंड देना है, इंटरेस्ट देना है, रिडेम्पशन का अमाउंट देना है, तो पहले तो अपनी डिफॉल्ट्स क्लियर करो। उसके बाद क्योंकि ये क्या है, ये आपकी फिक्स लायबिलिटी है, इसको माइनस करने के बाद अगर पैसा बचेगा तभी तुम डिविडेंड दोगे। तो ये वैलिड नहीं है क्योंकि ये लोग प्रोहिबिटेड है कि जब तक हम लोग ये सारा पेमेंट नहीं करते हैं तब तक हम लोग डिविडेंड नहीं दे सकते। स्टार कंप्यूटर लिमिटेड डिक्लेयर्ड एंड पेड डिविडेंड इन टाइम टू ऑल इक्विटी होल्डर एक्सेप्ट इन 2 केसेस। तो इन्होंने डिक्लेयर किया डिविडेंड, सबको दिया, लेकिन 2 केसेस में या 2 लोगों को ये डिविडेंड नहीं दे पाए। पहला था मिसेस शीला बट होल्डिंग 250 शेयर्स एज मैंडेटेड। मैंडेटेड मतलब उसने मैंडेटरी कर दिया कि हमें इसी तरीके से डिविडेंड मिलना चाहिए। उसने ऑर्डर दिया कंपनी को कि आप हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली डिविडेंड का अमाउंट डिपॉजिट करिए, हम आके सेपरेट बैंक अकाउंट से नहीं लेने आएंगे, आप डायरेक्टली दे दीजिए, जो पैसा आएगा हम आपको पे कर देंगे। द कंपनी अकॉर्डिंगली रेमिटेड, रेमिटेड का मतलब पे कर दिया डिविडेंड, लेकिन बैंक ने वो पैसा रिफंड कर दिया क्योंकि उन्होंने बोला कि सरनेम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपके यहाँ जो रजिस्टर्ड है सरनेम अलग है, हमारे यहाँ रजिस्टर्ड जो है वो अलग है, तो हम ये डिविडेंड का पैसा उनके अकाउंट में नहीं रख सकते। द कंपनी हाउएवर डिड नॉट इन्फॉर्म दिस टू मिसेस शीला भट्ट, तो कंपनी लायबल है। सेकेंड आता है तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि कंपनी को ये बात जो है वो उनको कम्युनिकेट कर देनी चाहिए थी, उन्होंने कम्युनिकेट नहीं करी, तो वो कहे कि हम कैसे माने कि तुमने बैंक को दिया नहीं दिया, तुम्हें हमें ये बात बतानी चाहिए थी। डिविडेंड अमाउंट ऑफ 50,000 was not paid to the successor of Mr. Late Mohan in view of the court order restraining the payment due to family dispute. बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ वो नहीं दे पा रहे, तो बाद में जब ये कोर्ट का ऑर्डर आएगा, भले ही 7 साल के बाद आएगा, तो भी IEPF फंड से पैसा निकाल के उनके सक्सेसर को दे। तो यहाँ पे कंपनी की कोई भी लायबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसलिए नहीं पे कर रहे क्योंकि बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है ये। उसके बाद अल्फा हर्बल सेक्शन 8 कंपनी इज प्लानिंग टू डिक्लेयर डिविडेंड इन AGM। मिस्टर चोपड़ा इज होल्डिंग 800 इक्विटी शेयर्स। तो ये बताओ कि कंपनी डिविडेंड दे सकती है कि नहीं? नहीं दे सकती, क्योंकि सेक्शन 8 का मतलब ही है NPO। जब वो रजिस्टर होते हैं तो उनको बोला जाता है कि जो भी पैसा आप कमाओगे, आप प्रोहिबिटेड हो, आप डिविडेंड नहीं पे करोगे, आप अपना इसी ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए काम करोगे। तो ये प्लान ही नहीं कर सकते क्योंकि इनका प्रॉफिट कहाँ पे अप्लाई होगा? इनके ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। क्वेश्चंस बहुत इजी आएंगे, अच्छे से पढ़ना, ये ना हो जैसे ये स्टार्टिंग में हमने पढ़ लिया हमें आ गया, डिड नॉट इन्फॉर्म हम पढ़ना भूल गए। तो पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, कुछ भी वो आउट ऑफ कोर्स नहीं देंगे। हम लोग पूरी बुक पढ़ रहे हैं, बुक की एक एक लाइन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग से कुछ भी चीज़ छूटी नहीं है। तो वहाँ पे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इससे रिलेटेड ही आएंगे। तो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ोगे, आपकी कोई भी चीज़ गलत नहीं होगी। काफ़ी बार बच्चे होते हैं ऊपर की लाइन समझ में आए इतने खुश हो जाते हैं कि आगे का चीज़ पढ़ते ही नहीं है, तो वो काम मत करना। इसीलिए हम लोग मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं। हम लोग चाहें तो हम लोग रेफरेंस बुक से भी पढ़ सकते हैं, वो इजी लैंग्वेज है, लेकिन फिर वही है, फिर हम लोग की कुछ ना कुछ चीज़ें छूट जाएंगी। रेफरेंस मतलब जो दूसरी बुक्स होती हैं दूसरे राइटर की, वो बहुत इजी लैंग्वेज में होती हैं, वो तुम्हें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी, पर उसमें यही इतनी आसानी से समझ में आ जाएगा तो वहाँ पे केस लॉ का जवाब हम नहीं दे पाएंगे। समझ में तो बहुत अच्छे से आ जाएगा कि हमें लगेगा कि हमने तो बहुत अच्छा पढ़ लिया, यहाँ पे भले ही हमें टाइम लग रहा है पर सब कुछ हमको आ रहा है। और केस लॉ और वहाँ पे कुछ ना कुछ तो वो लोग होता ही है, कम होता ही है, कुछ ना कुछ प्रोविजंस मिसिंग होते ही हैं। इसीलिए हम लोग हमेशा जो भी मॉड्यूल इंस्टीट्यूट से आता है वही रेफर करते हैं कि कोई चीज़ हमसे छूटे ना। हाँ, हम लोग CS के मॉड्यूल और ज़्यादा लेंदी है, पर हम लोग मॉड्यूल से ही पढ़ाते हैं। हम जो पढ़ाते हैं हम मॉड्यूल से ही पढ़ाते हैं, हम रेफरेंस बुक से नहीं पढ़ाते। रेफरेंस बुक से बच्चे बाद में क्वेश्चन पूछे वो अलग बात है कि रिविजन के लिए तुम्हें, पर हम कहते हैं रिविजन भी इसी से करो, जितनी बार पढ़ो यही पढ़ो, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ तो कमी रहती ही रहती है। इजी लैंग्वेज है, बच्चे को उसकी आदत हो जाती है, तो उसका फ़ायदा नहीं है कि इतना इजी पढ़ ले और वहाँ पे हम जवाब ही ना दे पाए। तो यहाँ पे भले ही मेहनत पड़ रही है, पर जो 2 चैप्टर्स आपके कवर होंगे उसमें कोई चीज़ आपकी छूटी नहीं होगी, सब कुछ हम लोग का कवर हो जाएगा। अब आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन, YZ Medical Instrument Limited is manufacturing company and has proposed dividend at the rate of 10%. The company has earned 910 crores
और उसने सोचा हम 10% डिविडेंड देंगे। द कंपनी डिड नॉट इंटेंड टू ट्रांसफर एनी अमाउंट टू जनरल रिजर्व। तो क्या कंपनी ये काम कर सकती है? कर सकती है, क्योंकि कंपनीज एक्ट ने ये मैंडेटरी नहीं करा कि तुम्हें जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना ही करना है। आप चाहोगे तो उन्होंने बोला है कि कंपनीज एक्ट कहता है कि तुम 10% तक अपने उसमें डालो, लेकिन अगर आप नहीं भी डालते हो तो ये कोई भी मैंडेटरी नहीं है कि आप डिविडेंड डालो, वो पैसा डालो। तो कंपनी लीगली अलाउड है कि बिना रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करे भी वो लोगों को डायरेक्ट डिविडेंड दे सकती है। अब एक और केस लॉ आता है, करंट होल्डर ऑफ 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच ऑफ मिसेस रचित लेदर लिमिटेड डिड नॉट पे फाइनल कॉल ऑफ 10%। तो रचित लेदर ने डिविडेंड डिक्लेयर किया 10%। तो बताओ ये क्या होगा इसमें? तो पहले तो वो कॉल्स का अमाउंट माइनस करेंगे, उसके बाद बचा हुआ ही उसको देंगे। तो उन्होंने सीधा सीधा बोला कि आपको पूरा पैसा तो मिलेगा नहीं, आपने जो भी 10 रुपीज़ की कॉल्स नहीं पे करी है वो काटी जाएंगी, उसके बाद ही बचा हुआ पैसा एज अ डिविडेंड आपको मिलेगा। उसके बाद PQ लिमिटेड डिक्लेयर्ड एंड पेड 10% डिविडेंड टू ऑल द शेयर होल्डर एक्सेप्ट मिस्टर कुमार होल्डिंग 500 इक्विटी शेयर हु इंस्ट्रक्टेड द कंपनी टू डिपॉजिट द डिविडेंड अमाउंट डायरेक्टली इन द बैंक अकाउंट। फिर वही बात है, ऊपर वाले बंदे की तरह कंपनी ने सबको डिविडेंड दिया, इनको नहीं मिल पाया क्योंकि इन्होंने अलग से इंस्ट्रक्शन दी है कि हम लेने नहीं आएंगे, तुम हमारे अकाउंट में डायरेक्टली पैसा दो। कंपनी ने उनके अकॉर्डिंग ही पैसा डाला, लेकिन बैंक ने पैसा दोबारा से वापस कर दिया क्योंकि वो कह रहे हैं कि मिस्टर कुमार का नाम या जो भी आइडेंटिटी है वो हमारे रिकॉर्ड से टैली नहीं कर रही है। फिर वही बात है, कंपनी ने ये बात मिस्टर कुमार को नहीं बताई। सेम है, 2 साल की जेल, 1000 रुपये पर डे की पेनल्टी, और वो पड़ता, लेकिन वो पड़ेगी क्योंकि कंपनी ने इनको इन्फॉर्म नहीं किया। और अगर कंपनी इन्फॉर्म कर देती तो कंपनी के ऊपर ऐसी कुछ भी लायबिलिटी ना पड़ती। तो सीधा सीधा वही है। उसके बाद एलेक्स लिमिटेड इज फेसिंग लॉस इन बिजनेस ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। इन इमीडिएट प्रीसीडिंग 3 ईयर द कंपनी हैज डिक्लेयर्ड डिविडेंड 7, 11, 12%। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि हम 12% इंटरिम डिविडेंड देंगे। तो क्या बोर्ड ये काम कर सकता है? एवरेज होगा, प्लस हम लोग ने पढ़ा था कि इंटरिम डिविडेंड भी तब दोगे जब प्रॉफिट आया है। यहाँ पे वो कह रहे हैं पूरे साल में हमें लॉस ही आया है, आपको दोनों प्रोविजन लिखने हैं। अगर देते हैं फाइनल डिविडेंड तो इसके हिसाब से देंगे, लेकिन क्योंकि लॉस हुआ है तो इंटरिम डिविडेंड भी ये लोग, हम लोग पढ़ते हैं ना कि जिस क्वार्टर में आप इंटरिम डिविडेंड दे रहे हो उसके प्रीसीडिंग क्वार्टर में अगर तो प्रॉफिट है तब तो ठीक है, अगर तो ये लॉस एंड में समझ में आ रहा है तब तो इंटरिम डिविडेंड दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी क्वार्टर में हम लोग डिविडेंड डिक्लेयर करें तो उसके प्रीसीडिंग क्वार्टर में हमें प्रॉफिट ही होना चाहिए, तब हम लोग वो डिविडेंड दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते। तो ये एक्ट जो है वो इनका वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है कि कंपनी जो है वो लॉसेस फेस कर रही है। बस इसमें आपको दोनों पॉइंट्स लिखने हैं। हम लोग ने पढ़ा था, अब इन्होंने हमें ये तो बताया नहीं है कि ये लॉस क्वार्टर में हुआ है कि साल के एंड में हुआ है। पहले तो आप बोलोगे कि हम इसकी एवरेज निकालेंगे, एवरेज जो आई, या फिर मैक्सिमम 10%। तो 12% तो हम लोग वैसे भी नहीं दे सकते, हम 10% ही मैक्सिमम दे सकते हैं। और दूसरा पॉइंट आप अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट जिस क्वार्टर में हम लोग इंटरिम डिविडेंड देने की सोच रहे हैं उसके प्रीसीडिंग क्वार्टर में हमें प्रॉफिट ही होना चाहिए। अगर प्रीसीडिंग क्वार्टर में ही हमें लॉस हुआ तो हम इंटरिम डिविडेंड नहीं दे सकते। तो हो सकता है ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है ना, तो आप क्योंकि, लेकिन इन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि उस क्वार्टर में लॉस हुआ है। हो सकता है मार्च तक का क्वार्टर है हमारा, मार्च तक तो चलो फाइनल हो गया, अप्रैल में जून वाला क्वार्टर है हमारा, ठीक है, और इसमें हम लोग सोच रहे हैं 12% डिविडेंड देने का। इस क्वार्टर में हमें कोई भी लॉस नहीं हुआ, जो लॉस हुआ हमें जुलाई अगस्त के बाद हुआ है, तब तो हम इंटरिम डिविडेंड दे सकते हैं। क्योंकि हमारे एक्ट में क्या लिखा हुआ है कि जिस क्वार्टर में हम लोग डिविडेंड देने की सोचते हैं उसके प्रीसीडिंग क्वार्टर में हमें लॉस नहीं होना चाहिए। तो हमें इन्होंने क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि लॉस उसी क्वार्टर, इन्होंने ये बताया कि उस साल लॉस हुआ है। तो आप दोनों ही चीज़ें लिखोगे कि पहली बात तो इसके अकॉर्डिंग भी चले तो भी 12% डिविडेंड नहीं देंगे, हम मैक्सिमम 10% ही दे, या तो इसका एवरेज निकाल लिया वो, या मैक्सिमम 10% ही हम दे सकते हैं। तो 12% तो हम वैसे भी नहीं दे सकते। और आप सेकंड पॉइंट अपने हिसाब से ये भी लिख सकते हो कि अगर तो उस क्वार्टर में लॉस नहीं हुआ तभी इंटरिम डिविडेंड जाएगा, अगर उस क्वार्टर में लॉस है तो इंटरिम डिविडेंड भी हम लोग नहीं देंगे।